नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। चलिए आज खबरों की शुरुआत करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की खास पेशकश से। सबसे पहले रुक करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं, समझ नहीं आता कि किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग बयान दिए गए हैं जिन्हें समझना मुश्किल था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया गया था और तब कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था, और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब इसे पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। समझ नहीं आता कि किसकी बात पे यकीन किया जाए, किसकी बात पे भरोसा किया जाए, किस चीज को हम सच माने, किस चीज को झूठ। सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात। अब पिछले ही दिनों अलग अलग बयान जिनको समझना मुश्किल, लेकिन उन पर रोशनी डालना जरूरी। 5 अगस्त 2019 जब 370 हटाने का काम हुआ तो क्या कह के किया कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था। 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। कहा या नहीं कहा? कहा। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और जो जज हजरात हैं उनको क्या कहा? कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बाकी मुल्क से अलग समझते थे। हमने 370 हटाया इस सोच को हटाने के लिए, और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा है। ठीक है, आपने कहा, हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूपी में तकरीर करते हैं और तकरीर में कहते हैं कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूं जब तक कि मैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ता नहीं हूं। जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे बताएं फिर होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक क्या कह रहे थे। मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट में ये कहते हुए सुना कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन चाहे इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने इनके वकील से ये कहते हुए सुना कि हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस इलेक्शन कमीशन फैसला करे। लेकिन एलजी साहब कहते हैं कि क्योंकि 80% लोग उनको पसंद करते हैं, या इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो फिर मैं मजबूर होता हूं पूछने पे, मुझे बताइए सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? क्या पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया? या क्या फिर श्रीनगर के उस फंक्शन में जज्बात में आके थोड़ी उल्टी सीधी बातें हो गई? और मैंने पिछले दिनों में इसी बात पे अपनी तकरीर यहां खत्म कर लूंगा। मैंने पर कल श्रीनगर में मीडिया वालों से कहा, मैंने कहा अगर एलजी साहब को वाकई लगता है कि 80% लोग उनको पसंद करते हैं, मैं 30% का कंसेशन दे देता हूं। मैं कहता हूं चलिए आप जज्बात में आके आपने 50 को 80 कर दिया, हम 50 पे ही जाते हैं। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा।
अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाए पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है भारत और कनाडा की। कनाडा में तख्त होते रिश्ते पर अब पूरे दुनिया की निगाह टिकी हुई है। अब खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो के दावे पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी बोंग ने कहा, ये चिंताजनक रिपोर्ट है, जांच अब भी चल रही है। हम अपने साझेदारी के साथ इन घटनाक्रमों की बारीकी में निगरानी कर रहे हैं और हम इससे जारी रखेंगे। Yeah, we have. Oh, look, these are concerning reports. खालिस्तानी नेता की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम ऐसा कर रहे हैं, हम भड़काने या बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस तथ्यों को सामने रख रहे हैं जैसा कि हम उन्हें समझते हैं और हम भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। यह बेहद गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हम शांत रहेंगे, हम अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहेंगे, हम सबूतों का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की और। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश के साथ तेज आंधी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज हल्की से मध्यम और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के करीब 45 जिलों में आज बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने ऐसे में ज्यादा बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। वहीं बारिश का यह दौर बुधवार के साथ साथ गुरुवार को भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते आफत की बारिश हुई थी, जिससे कई शहरों में जल भराव के साथ पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब अगले 2 दिन भी मौसम को लेकर ध्यान रखना होगा। मौसम विभाग ने 45 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर से लेकर पीलीभीत, बरेली, बिजनौर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिम उत्तर में मौसम साफ रहेगा। लखीमपुर खीरी के एक खेत में 15 फुट का अजगर निकला है। मिली जानकारी के मुताबिक तहसील मोहम्मदगिरी विकासखंड पासगावा के गांव दौदापुर में लगभग 15 फुट का अजगर खेत में देखा गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। महिला आरक्षण बिल पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, इस बिल के मुताबिक आने वाले 15 से 16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले देश में जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा। जनगणना में काफी समय लगता है, इसके बाद ही यह बिल लागू होगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है, बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत जरूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना
कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा, और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में, जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। कन्नौज के जिला अस्पताल से चोरी का मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में चोरी करते वक्त रंगे हाथों चोर पकड़ा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक चोर वार्ड में भर्ती मरीज का फोन चोरी करते पकड़ा गया, जिसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं चोरी की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद ये पूरी घटना को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने शाहजहांपुर में हुए एनकाउंटर पर बयान देते हुए कहा कि एनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। जब भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या बाद में पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश करते हैं, तब आवश्यक बल इस्तेमाल करके उन्हें नियंत्रित किया जाता है। बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें अपराधियों ने बेटियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, और जब पुलिस ने गिरफ्तारी की तब उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस का हथियार छीनने का भी कोशिश किया गया, जिसके बाद शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा है और इनसे किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों इनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। जब इस तरह की जघन्य घटनाएं होती हैं जहां अपराधी या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या गिरफ्तारी के बाद भी वो पुलिस पे अटैक करके भागने की कोशिश करते हैं, तो आवश्यक बल उपयोग करके उनको नियंत्रित किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे 3-4 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के 15 वर्षीय सिकतदीप सिंह चहल ने लिविंग मेल टीनेजर में सबसे लंबे बालों के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिकतदीप सिंह चहल ने कहा, मैं सिख धर्म का पालन करता हूं और हमारे धर्म में बाल को वाहे गुरु जी के देन माना जाता है और इसे कभी कटवाया नहीं जाता। मुझे अपने बालों की काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके ये इतने लंबे हुए हैं। घर वालों से समर्थन के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। मेरी माँ ने बचपन से ही मेरे बालों का ख्याल रखा है और मेरे पापा ने भी काफ़ी मदद की है। आगे मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजना हर घर जल अभियान अब पाताल लोक में लुप्त नजर आ रही है। यही कारण है कि अलीगढ़ में बूंद बूंद को लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक और जगह जगह हर घर जल अभियान के तहत पानी की टंकियां लगाई जा रही है। वहीं पानी की पाइपलाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे हर घर जल पहुंचा जा सके। लेकिन जमीन स्तर पर देखें तो यह सारे अभियान धराशायी होते नजर आ रहे हैं। आज भी लंबे समय से चली आ रही शिकायत का नगर आयुक्त के द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पाई गई। इस दौरान उनके द्वारा अधीनस्थों को जमकर फटकार लगाई है और क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। वो रोड एक बन जाए, सिर्फ एक काम। हम पानी से बहुत परेशान। आप यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पानी से बहुत परेशान है, पानी एक बूंद नहीं दे रहा। ये ट्यूबवेल आपके बराबर में चल नहीं रहा?
ये चल रही है, कह देता है चल रही है। अब यहाँ पर आके आपने दिखाया तो बंद है। बंद है। क्या बज रहे हैं? अब 8:30-9 का टाइम है, हम आए बंद है। अब भी आज भी पता नहीं है, वो चलाने वाला भी गायब है यहाँ से। तो ये ट्यूबवेल चलते ही नहीं है? चलते ही नहीं है, यहाँ ड्रामा कर रखा है इन वाले। देखिए, आपको मालूम है कि वार्ड नंबर 83 में जब से मैं यहाँ पे पार्षद बना हूँ 4 महीने हो गए और 120 दिन के बाद भी हम जनता को शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं कर पाए। इसके लिए हमें खुद अपने आप को गिल्टी फील हो रहा है। हमने नगर आयोग मैं नगर निगम गया अपने साथियों के साथ। वहाँ पे हमने उनसे मांगी कि हमारे क्षेत्र का दौरा किया जाए, भ्रमण किया जाए कि जनता जो है नाली का पानी, कीचड़ युक्त पानी कब तक पिएगी। तो ये कीचड़ युक्त पानी 4 महीने से मुतवातिर सप्लाई हो रही है। तो नगर आयोग जी ने उस बात को हमारी संज्ञान में लिया है और नगर आयोग तो पूरी टीम नगर निगम के प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी सब लोग अभी आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये जो दूषित पेयजल की एक तरफ सत्ता की हनक तो दूसरी ओर विधायकी का रौब दिखाकर जनता को प्रेरित करने वाले भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा विधायक के द्वारा पहले एक थाने के कोतवाल से मारपीट के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनका दूसरा विवाद पेट्रोल टंकी का विवाद जनता के सामने आया था। वहीं पेट्रोल टंकी के विवाद के बाद टोल प्लाजा कर्मियों से मारपीट के आरोपी विधायक पर लगे थे, जिसके बाद एक बार फिर भाजपा विधायक का एक नया विवाद सामने आया है, जिसकी गवाही देने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा के ही एससी मोर्चे के प्रदेश के मंत्री हैं, जिनके द्वारा भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा विधायक पर अरुण फौजी के कार्यालय में घुसकर गाली गलौज के आरोप लगाते हुए ब्लॉक प्रमुख इगलास के प्रतिनिधि अरुण फौजी से उनके ही कार्यालय में घुसकर कुर्सी से नीचे बैठने की भी आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। विधायक की आज इगलास वाले राजकुमार सहयोगी जी उद्घाटन करने के लिए आए थे। एक उसका केंद्र बनाया आंगनबाड़ी का जी, सरकार की तरफ से जी। पत्थर को देखते ही उनका पारा इतना चढ़ गया क्योंकि पत्थर पर माननीय सांसद जी राजवीर दिलीप जी का नाम लिखा हुआ था जी। बोले उद्घाटन करने में आया हूं तो सांसद का नाम क्यों लिखा हुआ है। अब मेरा तो कोई उसमें कसूर था नहीं। मेरी माता जी है ब्लॉक प्रमुख जी, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे की ओर। अलीगढ़ के गांव उदयपुर के जंगल में बीते शाम निराश्रित विचरण करने वाले गोवंश को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर ले जाने वाले एक युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अन्य 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं नशे के कारण अचेत पड़ी गाय को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भिजवाया गया है। देर शाम जंगल में 3 लोग गोवंश को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके ले जाने की फिराक में थे, तभी ग्रामीणों ने एक युवक को दबोच लिया तथा बाकी 2 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिली थी कि कुछ मुस्लिम युवक गांव को नशीला इंजेक्शन लगाकर उनको काटते हैं और उनका मांस बाजारों में बेचते हैं, तस्करी करते हैं और 2 बरामद भी किए और एक युवक पकड़ के थाने में बंद भी है। 2 भग भी गए हैं और कुछ अज्ञात भी हैं। हमारा संगठन इंजेक्शन बरामद किए और हमारा यही मानना है कि इनको बंद करके इनके ऊपर रासपा के तहत कार्रवाई। अलीगढ़ देहात के थाना टप्पल के उदयपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई कि वहां की ग्रामवासियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जो कि संदिग्ध अवस्था में गांव में घूमता पाया गया था। सूचना मिलते ही थाने की फोर्स द्वारा मौका मुआयना किया गया। उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास से 420 ग्राम डायज़ापम, एक मोटा इंजेक्शन व उसकी दवा बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल जो है वो जानवरों को बेहोश करने में किया जाता है। उक्त व्यक्ति से पूछताछ में 2 अन्य व्यक्तियों का भी नाम सामने आया। आगरा में सरेआम गुंडे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आगरा के एतमादौला के ट्रांस यमुना कॉलोनी के बीच सड़क पर 5 लड़कों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। युवक जान बचाने के लिए एक दुकान में घुस गया। इसके बाद भी दबंग दुकान में घुसकर उसे पीटते रहे। दुकान पर बैठी महिला ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दबंगों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। युवक के एक अन्य साथी ने घर में घुसकर जान बचाई। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे देखकर आप भी तंग रह जाएंगे। मिर्जापुर के जिला सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल के निर्देशन में जिला जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कैंप लगाया गया और विधिक प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज बाबू लाल यादव ने बंदियों को मोल भाव विधि की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा प्लान ऑफ एक्शन के तहत, जो कि सौदेबाजी मेल भाव है, बारेगंजी विधि की धारा 376A
सीआरपीसी में जेल में विरुद्ध कैदियों की सजा कम किया जा सकता है। आज विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारे आदरणीय जज साहब जो पूर्णकालिक सचिव हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के, उनके द्वारा बंदियों को प्री बार्गेनिंग के संबंध में प्रोसेस और क्या प्रक्रिया है उसकी और क्या लाभ इसके बंदियों को उसकी जानकारी दी गई। और ये पहला कार्यक्रम नहीं है, जज साहब के द्वारा नियमित रूप से हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे अधिवक्तागण भी जो लीगल काउंसिल है, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कम से कम हमारे प्रदेश में अभी उतना इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं है, तो हम लोग प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था, जो बंदियों के लाभ के लिए है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए और उससे जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो 7 साल से कम सजा के मामले हैं उनमें जो बंदी यहाँ पे निरुद्ध हैं उस प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट का लाभ उठाएं।